हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ मेहमान बने हैं मृत्युंजय गुप्ता जी। मृत्युंजय गुप्ता जी के बारे में बता दूं कि आप चकिया से बिलोंग करते हैं, IITian रह चुके हैं और यूपीएससी का प्रेस्टिजियस एग्जाम आपने क्रैक किया है। लगातार लोगों का आना जारी है, लोग बधाई दे रहे हैं और पूरे परिवार ही नहीं पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि अगर हम चकिया और चंदौली की बात करें तो कहीं न कहीं इसको एक पिछड़ा जिले के तौर पर देखा जाता था, लेकिन आज ऐसे युवा चकिया से या चंदौली से निकलकर सामने आ रहे हैं जो पूरे प्रदेश में एक मिसाल कायम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इस सफलता के लिए बहुत सारी बधाई हो और मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न करके मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत करूंगा कि अपने बारे में थोड़ा बताइए। ठीक, आपने काफ़ी अच्छा इंट्रो दिया था मेरा, उसके आगे तो कुछ बताने को है नहीं। बस मैंने जो अपनी स्नातक की पढ़ाई है मैंने IIT दिल्ली और कंप्यूटर साइंस से की है जी। बस उसके अलावा जो भी था आपने बहुत अच्छा बताया जी। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे अब जिस क्षेत्र से आप आते हैं तो हमको लगता है कि यार एक करियर अगर सेट हो जाए तो फिर लाइफ उसके आगे एक ट्रेजेक्टरी पे चलेगी। ये यूपीएससी वाला जो है चीज़ दिमाग में फिर कहाँ आया और कैसे आया? तो जो मैंने अपने कॉलेज के बाद जो मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा था जी, और अच्छी सैलरी भी थी, लेकिन कहीं था जो मन में कि मुझे एक बार यूपीएससी करना ही करना है। लेकिन अगर मैं सोचा कि अगर जॉब ज़्यादा देर कंटिन्यू करूँगा तो जो मुझे खुद लगेगा कि यार अब जॉब नहीं छूट पाएगी, तो मैंने 1 साल जॉब की, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दिया। और रीज़न यही था कि मतलब मैंने बचपन से देखा है जो मेरे पिताजी हैं वो एक गवर्नमेंट टीचर है, तो वो अपना काम करते हैं और जो वो ज़मीन पे काम करते हैं उनसे उनको काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता था। तो मैं भी उसको पाने के लिए कि कुछ ऐसा काम करूं जहां पे समाज से लोगों से मेरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो और मैं उनकी लाइफ में कुछ चेंज कर पाऊं, तो इसलिए मैंने अपना जॉब छोड़ के यूपीएससी की ओर रुख किया जी। तो मतलब ये यूपीएससी जो है आपके दिमाग में पहले से ही था, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने सोचा कि नहीं अब मुझे वो चीज़ ट्राई करनी है। हाँ। अच्छा, जब हम डिसीजन बना कर लेते हैं कि नहीं हमको यूपीएससी करना है तो डिसीजन ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपको मोटिवेट क्या करता है? आपने सोचा कि भाई यूपीएससी करना है, तो कहाँ से मोटिवेशन आई इसके लिए? अगर बात मोटिवेशन की करें तो जो मेरा बचपन से था कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसके लिए बाकी लोग मुझे याद करें। और जो मेरा टेक फील्ड था उसमें ये मैं काम कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ज़्यादातर लोगों से जुड़ने के लिए और ये काम करने के लिए यूपीएससी काफ़ी अच्छा रास्ता है। जो मोटिवेशन की बात करें तो मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया था, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। तो मतलब आपके कोर में ये था कि भाई हमारा कुछ यूनिक आइडेंटिटी होना चाहिए और इसीलिए आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाई। हाँ, जॉब मेरी काफ़ी अच्छी थी लेकिन सेटिस्फेक्शन फैक्टर था, वो मिसिंग था जी। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होते हैं। हम डिसीजन तो ले लेते हैं लेकिन वो आड़े आने लगता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो आपको चैलेंजिंग लगे और ऐसी क्या स्ट्रेंथ थी यूपीएससी के रिगार्डिंग जो आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बना? सबसे बड़ा फैक्टर है कि यूपीएससी में जो चैलेंजिंग है कि गाइडेंस सही नहीं है। यूट्यूब पे तो काफ़ी वीडियोस हैं, बट आपको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। जो यहाँ के बच्चे हैं वो जानते तो हैं यूपीएससी से ये जॉब मिलती है, बट कैसे स्टार्ट करें, किस वे में स्टार्ट करें, उन्हें ये नहीं मिल पाता है। तो मेरा स्ट्रेंथ ये था कि जो पेरेंट्स की वजह से मेरा जो पढ़ाई बहुत अच्छी जगह से हो पाया, तो मुझे इस तब का आइडिया था और मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस कह सकते हैं ताकि जो भी रहेगा जो मैं खुद से फिगर आउट कर लूँगा। तो आई थिंक जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस था और जो मेरा बैकग्राउंड था वो मुझे काफ़ी हेल्प किया इसमें। जैसे यूट्यूब की आपने बात की कि यूट्यूब पे सारे आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे और कई सारे बच्चों का ऐसा होता है कि यार हम चलो जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या बाकी एनसीईआरटी वगैरह, हम उसको कर लेते हैं और फिर आगे हम कोचिंग का देखा जाएगा। तो क्या एक बेहतर शुरुआत हो सकती है या यूट्यूब के जो कंटेंट होते हैं वास्ट होते हैं या वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, यूट्यूब के कंटेंट तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, तो क्वालिटी के मामले में वो बिल्कुल अच्छे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो इन्फॉर्मेशन का एक बाढ़ सा आ जाता है। तो जो बच्चे अगर कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसको कहाँ एंड करना है वो ये नहीं जानते हैं।
तो अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए कि आपको, जैसे यूपीएससी की अगर मैं बात करूं तो वो नहीं चाहते हैं कि आप जो एक इकोनॉमिस्ट हो या फिर आप एक जो हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे हों, उनके लिए एक मिनिमम सिलेबस है, अगर उसको आप कर लें तो वो ठीक है। जो मेरा बैकग्राउंड था टेक का, तो उसका ओवरलैप तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं ये जानता था कि कहाँ स्टार्ट करना है और कहाँ फिनिश करना है। लाइक इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे तो काफ़ी है, लेकिन उसको कैसे मैनेज करें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। तो यूट्यूब का कंटेंट तो मतलब काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छे से टीचर्स हैं, काफ़ी अच्छे से कोचिंग्स हैं जो अपना फ्री मटेरियल देती हैं, और ये बहुत अच्छा भी है जो बच्चों के लिए। लेकिन दिक्कत ये आती है कि मतलब उसको कैसे, मतलब उस इंफॉर्मेशन की बाढ़ को कैसे कंट्रोल करें और कितना ग्रहण करें और कितना एक्स्ट्रा है, तो इसको जानने के लिए मेहनत करनी होगी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपने जॉब किया, आईआईटी किया, और जो भी सब्जेक्ट्स वहाँ पे था उससे इसका कोई लेना देना नहीं था। बेसिकली जीरो से स्टार्ट किया, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जीरो से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा। मतलब आप अगर सोचें कि हम ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, मल्टीपल ऑप्शंस आप करेंगे तो फिर आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसी चीज़ें भर जाएंगी जिनका कोई उपयोग नहीं है। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि जब कोई हम करियर चुनते हैं तो हमारा जो व्यक्तिगत हॉबी कह ले या व्यक्तिगत जो हमारे पैशन वगैरह होता है, हम क्या पसंद करते हैं, इसका बहुत बड़ा असर होता है। आपकी हॉबीज क्या थी जिससे आपका एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी शेप हुआ कि इस दिशा में आप बेहतर कर पाए? क्या ऐसी खास बात थी? जो मेरी हॉबीज तो काफ़ी डिफरेंट है आई वुड से। जो पहला तो मैं चेस खेलता हूँ, तो उससे आप कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत मतलब जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का कुछ होगा असर। और लाइक मेरी दूसरी हॉबी कुकिंग है, तो उसका तो कोई ज़्यादा असर नहीं है। मतलब जो हॉबी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप करके खुश हों, और मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपका जो हॉबी है वो पढ़ाई के ही जो साथ में हो। आपका हॉबी ऐसा होना चाहिए कि आप उसको करें तो आप खुश हों, ताकि आप वापस पढ़ने के लिए जा सकें। तो लाइक हॉबी का कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, बट आप जो करें अच्छे से करें, जो ये हॉबी है। जैसे कई बार होता है कि बच्चे पढ़ के स्ट्रेस में आ जाते हैं, और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आपको कुछ ऐसा करना है जो आपको खुश महसूस कराए, तो वो अपने आप को अलाइव करने वाली बात होती है। और आप अलाइव हैं तभी किसी चीज़ को आप चेयर भी कर सकते हैं। तो स्टडी को आपको चेयर करना है, आपको बर्डन लेके नहीं चलना है। अपने स्टडी रूटीन के बारे में बताइए, क्या पढ़ते, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या प्लान बनाते थे उसको लेके आप? जो मैं चाहूँ तो 12 घंटे जो कह सकता हूँ, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई ये कि जो मेरा स्टडी रूटीन था वो काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता था। तो जब मन करता था पढ़ता था, और जब मन नहीं करता था तो मैं अपना मतलब जानबूझ के मन मार नहीं पढ़ता था मैं। तो वही था कि मतलब लाइक मुझे पढ़ने में अच्छा लगता था और मैं उसको पढ़ता था। और अगर टाइम ड्यूरेशन का देखा जाए तो 5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ता था मैं। लाइक जो मेरा ऐसा है नेचर कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, मतलब लाइक मैं कम पढ़ता हूँ। तो लाइक मेरा उससे काम चल जाता था। तो आप कम पढ़ें लेकिन थोड़ा खुश रहें, और मतलब जो पढ़ें उसको अच्छे से सार्थक करें, तो उससे काम चल जाता है जी। देखिए, मैं इस आंसर को मैं डिकोड करूँगा आपके लिए। 5 घंटे पढ़ने का मतलब है कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो 5 घंटे आप नहीं पढ़ते थे, आपके दिमाग में उसको लेकर सिंसियरिटी बराबर बनी रहती होगी। कोई ये चाहे कि यार हम 5 घंटे पढ़ेंगे, 5 घंटे मस्त अपनी लाइफ जिएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो व्यक्ति सिंसियरली 3 घंटे भी पढ़ता है और वो सिंसियर है, तो 24 घंटे उसके दिमाग में वो चीज़, वो कैलकुलेशन चलता रहता है। ऐसा ही था सर? कई बार तो ऐसा रहता था कि जो मेरा ऑप्शनल था वो मैथ था, तो उसके कुछ क्वेश्चन अगर नहीं बनते थे तो वो चलते रहते और मतलब क्या सोचते रहता था कि हाँ जो मैं ये कर सकता था वहाँ पे। तो ये तो चलता रहता है जो बैक ऑफ द माइंड। बिल्कुल। एक और बात काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे युवा साथियों के लिए कि सोशल मीडिया या फ्रेंड्स हो गए या कोई पर्टिकुलर इवेंट, तो जैसे मैच हो गया तो उनको 2 घंटे 3 घंटे बैठ के देखना है। क्या आपने कभी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया कि भाई हमको ये चीज़ डिस्ट्रैक्ट करता है या ये पर्टिकुलर चीज़ से हमको दूरी बना के रखनी है? कुछ ऐसा था आपके दिमाग में? जो पहली चीज़, सोशल मीडिया को मैं यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा। जो मेरे हैंडल्स हैं, अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, लेकिन मैं उसको शायद 1 साल पहले या 2 साल पहले खोला होगा। तो लाइक मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ जो फैमिली से और दोस्तों से बात करने के लिए, तो मैं व्हाट्सएप का यूज़ करता था। बाकी तो जो कोई सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव नहीं था। दूसरी बात फ्रेंड्स है, तो मेरे जो फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं है, मतलब कम है लेकिन अच्छे दोस्त हैं जी। और
तीसरी बात की चंद मैचेस देखना, हाँ मैं देखता था मैचेस, मतलब पापा के साथ बैठ के, दोस्तों के साथ बैठ के मैं मतलब जो मैचेस देखता था, तो हाँ हो जाता है। जी, मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करूंगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस कि जैसे हमारा जो यूपीएससी है, एक एनसीईआरटी का सेगमेंट हो गया या फिर आपका करंट अफेयर्स हो गया, राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, तो इसको लेके क्या आपने टाइम मैनेज किया था? कितना टाइम आप पर्टिकुलर चीज़ को एलोकेट करते थे और किस बेसिस पे एलोकेट करते थे? आपको करना है इसलिए 2-2 घंटे आप बांट देते थे, या आपको लगता था कि एक पर्टिकुलर चीज़ पे हमको ज़्यादा टाइम देना है? क्या आपका टाइम मैनेजमेंट टेक्निक होता था? देखिए, टाइम मैनेजमेंट का ये है कि यूपीएससी का सिलेबस तो काफ़ी ज़्यादा है, आप भी जानते होंगे, तो इसका जो तैयारी है उसको लेयर्स में करना चाहिए। तो पहला सबसे बेसिक लेयर है कि आप कंटेंट से फेमिलियर हो, उसके लिए एनसीईआरटीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी हैं। और दूसरा है कि लाइक आपने मतलब जो कुछ उसकी बेसिक बुक्स हैं, अगर आप गूगल करोगे आप जान जाओगे, तो उसको पढ़ो पहले। फिर मतलब पहले एनसीईआरटी से अपना एक बेस बना लो और जो बेसिक बुक्स हैं उनको पढ़ लो। उसके बाद ही आंसर राइटिंग का कोई महत्व आता है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे आंसर लिखोगे भी नहीं, आपका मोटिवेशन भी डाउन जाएगा। तो जो पढ़ाई को लेयर्स में करो, तो पहले जो बेसिक बुक्स हैं लाइक एनसीईआरटी उनको फिनिश करो। फिर यूपीएससी के लिए कुछ बुक्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है, जो स्पेक्ट्रम है, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। और जो आंसर राइटिंग का एस्पेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मीन्स है इसमें काफ़ी मार्क्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हो या नहीं करते हो। और अगर बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो मैंने स्टार्टिंग के 7-8 महीने मेरी जो पढ़ाई थी, मतलब इसका जर्नी था, वो लगभग 12 से 15 महीने का था। तो जो मैंने स्टार्टिंग के 7-8 महीने जो केवल जो बेसिक बुक्स पढ़े, 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े। फिर उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की। तो जो मैं दिल्ली में रहता था, तो वहाँ पे कुछ कोचिंग्स थी, मैंने उनका प्रोग्राम लेके आंसर राइटिंग स्टार्ट की। और आंसर राइटिंग मतलब जो की, उसके बाद तो हाँ बस मतलब इतना काफ़ी रहता है। अगर आप जो स्टार्टिंग के 7-8 महीने अपना जो बुक्स हैं उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिया, उसके बाद आंसर राइटिंग कर दो स्टार्ट। और कुछ मेंटोर्स अगर आपको मिल जाए जिससे आप अपने आंसर्स की क्वालिटी चेक करवा पाओ, तो वो बेटर रहता है। उसके बाद जो आप उस पर ही इम्प्रूव करते जाओ। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो लो फेज आता है, वो एग्जाम क्रैक करने वाली बात नहीं है। आप कभी मॉक टेस्ट देते हैं या कभी आपका बढ़िया कैंडिडेट से आमना सामना हो गया, उसका हाव भाव एकदम अलग दिख रहा है, या टीचर से कभी आपको आपका असेसमेंट थोड़ा कम कर लेते हैं, तो जो लो फेज आपके लाइफ में आया तैयारी के दौरान क्या था और आपने कैसे उसको टैकल किया? तो मेरी तैयारी तो मतलब 1 साल की थी, तो ज़्यादा लो फेज नहीं आया, लेकिन आया ज़रूर था। जब मैं अपने मॉक्स दे रहा था तो मैं स्टार्टिंग में जो मार्क्स थे मतलब लाइक एवरेज आते थे, लेकिन जो मुझे सेल्फ पे खुद पे ये कॉन्फिडेंस था कि ये नहीं यार, लाइक मैं इससे ज़्यादा डिजर्व करता हूँ। और शायद ये कॉन्फिडेंस आया जो मिसप्लेस्ड था, लेकिन आई थिंक ये काम कर गया। तो जो खुद पे बिलीव था मेरा, उससे ये था कि नहीं, जो मैं लेकिन इससे ज़्यादा मार्क्स डिजर्व करता हूँ। और मैंने जहाँ मार्क्स कम आते थे उसको देखा और मेरे जो स्ट्रेंथ थे जो उस पर डबल डाउन किया। एंड वो जो शायद खुद पे आत्मविश्वास था, वो लेकिन उसकी वजह से मैंने अपने आप को जो एवरेज मार्क्स थे खींच के अच्छे मार्क्स की हो गया मैं। जी, अगर एक बार फिर से आपको शुरुआत करनी हो फ्रेश, तो क्या चीज़ें हैं जो आप उसको चेंज करना चाहेंगे, बेहतर करना चाहेंगे जो आपने पहले अटेम्प्ट में किया था? पहली चीज़ जो मैं खुद को कहना चाहूँगा कि मतलब अपना कॉन्फिडेंस को कायम रखो। मतलब बाकी लोग रहेंगे जो आप पे तेज रहेंगे और आपको लगे कि या जो आप कमज़ोर हो, वो होगा, लेकिन जो आपको यूपीएससी में जो भी सीट्स हैं उसमें सिर्फ एक सीट चाहिए आपको। तो कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा। दूसरी सीट जो मैं खुद को कहना चाहूँगा कि और डिटर्मिनेशन के साथ मतलब तैयारी करो, क्योंकि मतलब जो मेरा रैंक है वो मतलब ठीक है, मतलब लाइक जो मैं उससे काफ़ी दुखी भी नहीं हूँ, काफ़ी जो खुश भी नहीं हूँ, लाइक मैं जो उससे संतुष्ट हूँ। लेकिन अगर आप अपना जो टाइम
को और फोकस के साथ अगर आप यूज़ कर पाए तो इससे जो और अच्छी रैंक भी आ सकती है। तैयारी करने वाले, ये आखिरी क्वेश्चन है मेरा, तैयारी करने वाले दो तरह के होते हैं। एक जिसने हमारी वीडियो देखी हो तुरंत अगले दिन वो 5-6 हज़ार रुपये का बुक मांग के रख लेगा, और एक जैसे आपने लेयर्स की बात की कि वो माइक्रो लेवल से शुरुआत करेगा, यानी पहले एनसीईआरटी को पढ़ेगा, फिर स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ेगा। सही तैयारी क्या है? मोटिवेशन में आके सारी किताबें एक साथ सामने रख लेना या थोड़ी थोड़ी करके शुरुआत करना? ये तो आप भी जानते हैं कि इसका आंसर क्या है कि जो मोटिवेशन एक्चुअली जो बात है ना कि जो वो चलता नहीं है काफ़ी लॉन्ग टर्म, लेकिन आपका जो डिसिप्लिन है वो लॉन्ग टर्म चलता है। तो अगर आप जो उसमें आके अगर सारी बुक्स मंगा लो ठीक है, लेकिन आपका अगर ये डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है कि आप उसको खत्म करोगे बुक्स तो भी ठीक है। सो जो मैं कहूँगा कि डोंट गो आफ्टर मोटिवेशन, गो फॉर डिसिप्लिन, बिकॉज दैट इज लॉन्ग लास्टिंग। आपने इसके लिए जो तैयारी है वो ऑनलाइन मोड पे की, ऑफलाइन मोड पे की? ऑफलाइन आपने तैयारी की, आपने क्लासेस ज्वाइन की? ऑनलाइन में भी हो जाता है लेकिन थोड़ा सा जो टाइम ज़्यादा लगता है, तो लेकिन जो मेरा था कि मुझे मतलब जल्द से जल्द क्वालिफाई करना है। सही मेंटरशिप और सही गाइडेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें? आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। जो एटलीस्ट 50% आपका जो हार्डवर्क है और 50% है कि उस हार्डवर्क को आप किस डायरेक्शन में डाल रहे हैं। तो यूपीएससी जैसे डिफिकल्ट जर्नी में आपको सही मोटिवेशन और एक सही मेंटोर आपके जर्नी को काफ़ी सुखद बना सकता है और ये जर्नी छोटी भी कर सकता है। वरना जानते हैं कि अगर गाइडेंस नहीं मिले तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इसमें जो निकल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है। अपने कोचिंग के बारे में बताइए कि क्या कुछ माहौल होता है और क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जो मेरा कोचिंग दिल्ली में बाजीराम था, कोचिंग अच्छी थी, मतलब उसमें जो टीचर अच्छे हैं, बट लाइक जो मैं बाजीराम कह रहा हूँ इसलिए जरूरी नहीं कि आप भी बाजीराम ही ज्वाइन करें। मतलब कोचिंग सारी जो मोर और लेस इक्वल रहती हैं। वहाँ पे काफ़ी कंपटीशन का मतलब ये है, तो कोचिंग तो आपको अच्छी मिलेंगी वहाँ पे, बट कोचिंग का रोल बहुत कम रहता है और आप कैसे उसको यूटिलाइज करो ये ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो आपको एक बार फिर से बहुत सारी बधाई कि आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े, और जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वीडियो उनको पसंद आती है तो वीडियो को साझा करें ताकि ये जर्नी, ये यात्रा, ये तैयारी हम अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुँचा पाएँ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।